हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको आप तैयार करेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो यूनिट 5 का ही एक हिस्सा है। दोनों चैप्टर मिला करके आपको पहले ही बताया है कि ये बोर्ड में 7 अंक के पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा है। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हो सकती है ये विशिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट। डीसी का ग्राफ ये दर्शाता है कि इसमें जो धारा का मान है, ये धारा का मान है, समय बढ़ रहा है, धारा के मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है दुष्ट धारा कहलाती है। बैटरी और सेल जो अपन यूज करते हैं, बैटरी और सेल से प्राप्त धारा दुष्ट धारा होती है। इसका ग्राफ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ आपका ज्यावक्रीय ग्राफ है। बुक में 2 ग्राफ और दिए हैं, एक वर्ग धारा के रूप में और एक त्रिभुज धारा के रूप में। ये ग्राफ वक्र के रूप में न दे करके डायरेक्ट पीक पॉइंट डाउन हो सकता है, नीचे आएगा, फिर इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। तो दुष्ट प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं दुष्ट धारा कहलाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हमने एक आयताकार कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कराई थी। वहां पर हमें एक समीकरण मिला था इस रूप में। तो हम यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कराया जाता है तो उससे उत्पन्न धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपने लिख ली, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। इसका परिपथीय संकेत, परिपथ में जो संकेत दर्शाते हैं वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। एक गोले के अंदर अपन वक्र बना देते हैं जो ये इस वक्र को शो करता है कि ये आपका प्रत्यावर्ती वक्र है। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ मान दिए जाते हैं, जिनमें आपका 1 नंबर है ताक्षणिक मान। ताक्षणिक मान का मतलब होता है, लिख सकते हैं आप इसको, किसी निश्चित समय पर प्रत्यावर्ती धारा के मान को ताक्षणिक मान कहते हैं। जैसे V = V0 sin ω t और I = I0 sin ω t। तो यहाँ पर जो ये आपका V और I है ये ताक्षणिक मान को शो करेगा। माना कि ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा है और इसमें आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं, किसी भी एक निश्चित समय पर लिया है, तो यहाँ पर जो मान होता है वो इसकी ताक्षणिक मान को व्यक्त करता है। सेकंड पॉइंट है शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र जो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इसमें जो ये मान होते हैं अधिकतम, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में अधिकतम मान को शिखर मान, पीक वैल्यू कहते हैं। तो ध्यान रहे ये वाला मान आपका पॉजिटिव 100 अक्ष पर अधिकतम मान है I0 और ये आपका नेगेटिव अक्ष पर अधिकतम मान है। ऊपर वाले को धनात्मक अधिकतम मान कहेंगे, नीचे वाले को ऋणात्मक अधिकतम मान कहेंगे। अगला पॉइंट है आपका औसत मान। औसत मान की आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में कुल धारा तथा कुल समय के अनुपात को औसत मान कहते हैं। तो किसका अनुपात करना है यहाँ पर, कुल धारा का, कितनी धारा, तो ताक्षणिक धारा आपकी ये है और dt अल्प समय dt तक प्रवाहित होगी, तो I × dt समय इंटू धारा, कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। और एक पूर्ण चक्र के लिए निकाल रहे हैं, एक पूर्ण चक्र का मतलब यहां से यहां तक का एक पूर्ण चक्र होगा, तो जिसकी लिमिट होगी आपकी 0 से लेकर के t तक। 0 से लेकर के t तक की लिमिट लगा करके आप कुल धारा और कुल समय का अनुपात कर सकते हैं। तो आपको एक पूर्ण चक्र में औसत धारा
प्राप्त होगी। तो ध्यान रहे कि ये I इंटू डी टी, आई का मान क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह पर हमने रख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे डी टी है। समाकलन करेंगे, आई नॉट का होगा नहीं, टी के सापेक्ष कर रहे हो, साइन का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो टी के साथ अतिरिक्त है, जो भी टी के, मैंने आपको समाकलन में भी बताया है कि टी के अलावा जो चीज साइन या कॉस के साथ गुणांक के रूप में होती है वो भाग में हो जाती है। तो साइन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और इस प्रकार से नीचे डी टी है तो स्मॉल टी, लिमिट लगाओगे 0 से कैपिटल टी, आई नॉट बाहर चला गया था, ओमेगा बाहर चला गया। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है कि पहले आप स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी रखोगे, उच्चतम मान रखोगे, फिर स्मॉल टी की जगह पर निम्न वैल्यू जो आपकी लोअर लिमिट है उसे रखोगे। तो कैपिटल टी कॉस ओमेगा टी, ये टी इसके साथ आ गई आई नॉट बटे ओमेगा टी। ओमेगा का मान होता है, ओमेगा का मान 2 पाई अपॉन टी। इस मान को आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे वैल्यू कट जाएगी। जरूरत हमें पड़ेगी तो हम आगे ये मान यहां भी रखेंगे। तो ओमेगा की जगह पर ये मान रख करके टी से टी कट गया। अब बचा हमारे पास माइनस का कॉस 2 पाई, 2 पाई है, पाई का मतलब 180, 2 का गुणा हो रहा है उसमें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया 360। कॉस 360 का मान उतना ही होगा जितना कॉस 0 का होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए कॉस 360 का मान भी आपको 1 प्राप्त होगा। तो -1 और कॉस 0 का मान 1, इसलिए 1 से 1 कैंसिल होकर के औसत एक मूल चक्र में औसत धारा मिल गई आपको 0। इसी प्रकार वोल्टता अगर निकालते हो तो वोल्टता के धारा समीकरण धारा के समान है, इसलिए वोल्टता का भी औसत मान आपको 0 प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर। इससे संबंधित बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होगा। अब आप इसी में ध्यान दीजिए कि अगर आप धनात्मक अर्धचक्र ऊपर वाला लेते हो तो लिमिट 0 से t/2 लगेगी, और अगर ऋणात्मक चक्र लेते हो तो t/2 से t लगेगी। इसलिए हम यहां पर एक पूर्ण चक्र को हटा करके और लिखते हैं सेकंड पॉइंट में धनात्मक अर्धचक्र के लिए। तो 0 से t/2 लिमिट, 0 से t/2 कोई चेंजिंग नहीं, i का मान यही रहेगा। यहां पर 0 से t/2 और 0 से t/2, यहां तक कोई समस्या नहीं रहेगी। 0 से t/2 और 0 से t/2 केवल लिमिट चेंज हो जाएगी। अब यहां पर लिमिट रखते समय हमें सावधानी रखनी है कि नीचे जब यहां पर लिमिट रखोगे तो t/2 -0 रखी जाएगी, ऊपर t/2 रखी जाएगी, और दूसरी लिमिट 0 ही है, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा। चाहो तो इस t/2 को यही रख सकते हो, 2 ऊपर कर सकते हैं। ये वाला यहां से सॉल्व होकर के ऊपर चला जाएगा, और यहां पर t/2 आएगा, यहां 2 आएगा। इसी में चेंजिंग हो रही है, आप समझ सकते हैं, सबका तरीका एक जैसा ही है। तो यहां पर हमारे पास ये बचा 0, cos 0 है, उधर cos 0 का मान 1 होता है। अब cos का ये जो मान बचा, ये कितना बचा पाई, तो cos पाई का मान कितना होता है -1 होकर के ये हो गया आपका +1, इसलिए ये मान यहां पर कैंसिल नहीं होगा, और दोनों मान जुड़ जाएंगे। दोनों मान जुड़ करके ये मिलेगा 2 ओमेगा का मान वही जो आपको बताया था 2 पाई/t, इंटू में t है, इंटू में 2। ठीक, तो यहां पर t से t कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा अपने पास 2i0 अपॉन पाई, और पाई का मान होता है 22/7, तो 2i0 अपॉन 22 इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पाई का मान आप रख रहे हो यहाँ पर 22/7, तो 22/7 रखने पर 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये 11, और ये मान बच गया आपका 7i0 अपॉन 11। भाग लगाओगे अगर इसमें, तो ये भाग लगा करके मान बचता है प्लस का 0.636 i0 आई एवरेज पूर्ण चक्र के लिए। तो इस प्रकार से आप धनात्मक अर्ध चक्र के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर यही मान हमें ऋणात्मक अर्ध चक्र में निकालना पड़े, ऋणात्मक अर्ध चक्र में, तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए ये टॉपिक पढ़ते जाएंगे आपके नंबर 1 में, एक पूर्ण चक्र के लिए, सेकंड नंबर में धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, थर्ड पॉइंट में यहां पर देखिए ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। अब ऋणात्मक अर्ध चक्र ये वाला हिस्सा है जो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी t/2 से t तक। तो यहां से जो t/2 है ये मान हट जाएंगे नीचे t/2 से t तक, तो t/2 नीचे आ गया, ऊपर t रह गया, t/2 और ऊपर ये t। इसलिए यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अब समस्या यहां पर खड़ी होती है, तो जब हम इसके समाकलन करेंगे तो सेम इसी प्रकार से समाकलन मिल जाएगा। समाकलन के बाद जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करोगे, तो लिमिट अप्लाई होगी आपकी t/2 से t, और नीचे भी हो जाएगा t/2 से t। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद में यहां देखिए ये नीचे होगा आपका t से माइनस t/2, ठीक। ऊपर वाली लिमिट थोड़ी सावधानी से रखेंगे कि पहले तो रख दिया हमने t, ओमेगा बाहर निकाल दिया, फिर नीचे रखेंगे प्लस लगा करके cos ओमेगा t/2। अब मान रखो यहां पर, तो यहां पर जब मान रखोगे, इससे आगे अपन साफ करके और सही से लिख लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि I0 अपॉन ओमेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस में cos 2 अपॉन t इंटू कैपिटल T प्लस cos 2 अपॉन कैपिटल T t/2। लिमिट लगाने का तरीका हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t से t कैंसिल, और ये t से ये t 2 से 2, तो ये नीचे कितना बचा है अपने पास, ये घटा करके t/2, तो 2 ऊपर चला गया पहले के समान, अपॉन में ओमेगा ब्रैकेट में बचा माइनस में cos 2 प्लस में cos पाई, तो ये हो गया आपका 2i0 अपॉन t और आएगा यहां पर 2 अपॉन t इंटू t ब्रैकेट में cos 2 का मान पहले ही बताया 1, इसलिए यहां पर -1 t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर हो गया आपका जुड़ करके माइनस के 2i0 अपॉन पाई। वापस पाई का मान रखोगे, तो पाई का मान रखने पर माइनस के 2i0 अपॉन 22/7, ये उतना ही मान बचेगा जितना पहले था। कितना था, I एवरेज माइनस के
7i0 अपॉन 11 का इसमें भाग लगेगा तो आई एवरेज माइनस के 0.636 गुणा में i0। तो हमें पता चला 636 है, कुछ किताबें यहाँ 637 भी बताती है। तो धनात्मक अर्ध चक्र में हमने देखा कि प्लस में इतना मान प्राप्त होता है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में माइनस में इतना मान। और कुल चक्र में अगर पूर्ण चक्र देखते हो तो पूर्ण चक्र में दोनों को जोड़ोगे कि प्लस के 636 और माइनस के 636 पॉइंट में कट के कितना हो जाता है 0। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान हो जाता है आपका 0। तो ये ध्यान रहे, वो अलग अलग चक्र के लिए ज्ञात भी करवा सकता है, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए। इसका चौथा मान है वर्ग माध्यमूल मान, जिसे IRMS भी कहते हैं। चौथा मान आपका वर्ग माध्यमूल मान। ठीक, तो वर्ग माध्यमूल मान में क्या लिखते हैं अपन? 3 मान कंप्लीट हो गए, चौथे मान की बात करते हैं। चौथा मान है वर्ग माध्यमूल मान। वर्ग माध्यमूल मान की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल, वर्ग का माध्य का वर्गमूल को वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। इसे IRMS या VRMS, धारा है तो IRMS और मोटता है तो VRMS से व्यक्त करते हैं। I का मान ये रख दिया, I का मान हम जानते ही हैं I0 sin ओमेगा t है, मान रख दिया। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए आपको पता है पूर्ण चक्र के लिए निकाल रहे हो तो लिमिट लगाओगे 0 से, ठीक है, I0 का स्क्वायर dt। अब देख यहाँ पर I0 बाहर आ गया तो ध्यान रहे कि साइन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर को जैसे कहीं a मिलता है या x मिलता है, इसे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिखते हैं। x की जगह पर यहाँ पर ओमेगा t है तो यहाँ ओमेगा t है तो ओमेगा t की हमने लिख दिया 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 अपॉन में t। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसका समाकलन हमें पता है कि स्मॉल t आएगा, लिमिट लगेगी t से -0 तो t मिल जाएगा। अब देखिए 2 तो बाहर इधर आ गया और ये t, तो इसलिए I0 स्क्वायर बटे 2t, इसका समाकलन t, cos का समाकलन sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ t की जगह साथ क्या है 2 ओमेगा है, t के साथ जो होता है उसे अपन यहाँ लिख देते हैं 2 ओमेगा t। अब लिमिट लगानी है, स्मॉल t की जगह कैपिटल T रख दिया माइनस sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा माइनस लगा करके स्मॉल t की जगह पर 0, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस यहाँ लगेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से प्लस साइन 0। अब ये 0 साइन 0 का मान 0 और ये 0, तो इसका मतलब ये दोनों मान तो खत्म हो गए। हमारे पास ओमेगा का मान क्या है 2 पाई अपॉन t, तो 2 पाई अपॉन t, t से t कैंसिल, ये गुणा ऊपर के हो गया 4 पाई। साइन 4 पाई का मान उतना ही होता है जितना साइन 0 का होता है, क्योंकि साइन 2 पाई एक चक्र पूरा होगा, 2 पाई जब घूमोगे तो एक चक्र पूरा हो गया, साइन 0 का मान 2 पाई के बराबर, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उन सबका मान उतना ही रहता है जितना साइन 0 का होता है। तो ये मान भी आपका 0 हो गया, इसलिए अपने पास केवल t बचा, 2t है, t से t कैंसिल, I0 का स्क्वायर हो रखा है तो वर्गमूल लेकर के I0 अपॉन √2। तो इसलिए IRMS का मान जो हुआ I0 अपॉन √2 का आप ऊपर नीचे अगर गुणा करते हो तो ऊपर मिलेगा √2 बट्टे नीचे 2, √2 का मान 1.414 बट्टे नीचे 2 का भाग लगाते हैं तो कितना मान मिल जाता है IRMS बराबर 0.777
आई नॉट। इसी प्रकार VRMS V नॉट अपॉन √2 या VRMS इज इक्वल टू 0.707 V नॉट। इस प्रकार से आप प्रत्यावर्ती धारा के 4 मान प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 आप सेल्फ अटेंड करेंगे। कल कुछ एक एग्जाम्पल में आपको बोर्ड पर अगले वीडियो में करा दूंगा।